पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजार में अब तैयारी है खुलने की, और खुलने की तैयारी सबसे इंटरेस्टिंग है करेंसी मार्केट की। 67.74 ₹67.74 ये था कल का क्लोज, लगभग 50 पैसे के नुकसान के साथ। तो क्या आज थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती है? क्योंकि अब हमें ना वो 68 के बेहद नजदीक पहुंचे, जो थोड़ा और डराने वाला लेवल। पहले तो 67 था, उसके आसपास आते थे, सुधर जाते थे, संभल जाते थे। 67 को जो तोड़ा फिर वापस उसके नजदीक गए ही नहीं, अब 68 के नजदीक जा रहे हैं। तो थोड़ा संभल जाए तो अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स देखिए बिल्कुल 100 के एकदम करीब, थोड़ा सा नीचे आया 1/4%। तो 1/4% हम भी नीचे आ जाए 15-16 पैसे तो बुरे नहीं है। मतलब 67, 50, 60 की रेंज में अगर खुल जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो करेंसी मार्केट से अगर स्टेबिलिटी का संकेत आए तो फिर एसजीएक्स निफ्टी पे आई है, जो 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, 105 पॉइंट ऊपर। क्या उतने मजबूत खुल पाएंगे? और इन सब का जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, संदीप वागले, अमरीश बलिगा, आदित्य अग्रवाल और साथ ही किरण जाधव। अब जो स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं उन पर मैं सोच रहा हूं कि राय ले ली जाए। EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, आज नतीजे आने वाले किरण, और साथ ही बोनस पर विचार किया जाएगा। अब ये बोनस वाला मामला तो पहले से पता ही था। जिस दिन खबर आई मेरे ख्याल से 260-265 का भाव हुआ करता था EIL का। आज भाव क्या देख लेते हैं। रिजल्ट अच्छा भाव गिरा नहीं है EIL का, इसका मतलब तगड़ा बोनस आने वाला। जरा चार्ट दिखाइए लंबा। आज का 75 था। आज है क्या? अच्छा, तो चलिए क्या उम्मीद है, क्या आएगा बोनस? 1:1 पता नहीं है, लेकिन एक और चीज है जो मार्केट में लोग कह रहे हैं कि इस समय डिविडेंड यील्ड्स वाले शेयरों के ऊपर रखिए नजर, क्योंकि ऐसे अनसर्टेनिटी वाले मार्केट्स में जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं, और सरकारी कंपनियां, आप देखिए कल भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी 4%, 4.5% से ज्यादा का डिविडेंड देती हो ना, वो अच्छी कंपनी मानी जाएगी। दूसरा, जब आपने ये बात की तो एक और इसमें जोड़ दूं, जिन कंपनियों की बुक्स में बड़ा कैश है, हाँ, कि भाई आपकी जो मार्केट प्राइस है पर शेयर उसके आसपास कैश है, तो फिर आप कैश में कुछ खोएंगे नहीं। तो खराब बाजार में ये दो चीजें ध्यान रखें, जिन कंपनियों के पास भारी भरकम कैश है और जिन कंपनियों का डिविडेंड यील्ड बहुत है। और डिविडेंड यील्ड निकालने का तरीका बता दूं, ऐसा मत सोचिए कि कितना % डिविडेंड कंपनी देती है। आपको कैसे करना है, जो प्राइस चल रही है, फर्ज करिए जैसे EIL ही आपके सामने है 260 रुपए, और अगर EIL समझिए 13 रुपए डिविडेंड देती है, तो 13 डिवाइडेड बाई 260, यानी कि डिविडेंड यील्ड हो गई 5%। आपको करंट मार्केट प्राइस पे डिविडेंड कितना रुपया आ रहा है वो डिवाइड करके निकालना, इसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड देखिए, जहां भी 4-4.5% से ज्यादा हो और कंपनी का मैनेजमेंट ठीक ठाक हो, कंफर्टेबल हो, सरकारी कंपनी हो, तो वो है मौका जब वो शेयर पर आप नजर रखिए खरीदने का मौका। और 6% या इसके ऊपर का डिविडेंड यील्ड जिन कंपनियों में मिलता हो वो लपक लेने का मौका मिलता है अच्छी कंपनियों के लिए, ये एक अच्छा बात हो सकती है। तो यहां पर नजर रखिएगा। चलिए अभी फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं प्री ओपनिंग सेशन की, देख लेते हैं कि किस तरह के संकेत प्री ओपनिंग सेशन से आ रहे हैं। 250 अंकों का उछाल आपको नजर आएगा सेंसेक्स में, और निफ्टी 100 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर खुलने की तैयारी करता हुआ। लेकिन मेरी नजर तो रुपए पर है, देखते हैं कि रुपए की किस तरह की शुरुआत होती है, वो ज्यादा अहमियत रखने वाला है। कुछ सांत्वना मिलती है वहां पर या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो करेंसी मार्केट की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। क्या बात है, आज को रुपए को खुलने में बड़ा वक्त लग रहा है। मजबूती की तैयारी चल रही, लगता है ज्यादा मजबूत हो गया। चलिए आ गई पहली टिक आपकी स्क्रीन पर रुपए, और 67-68 मजबूत है, लेकिन इतना दमदार नहीं जो होना चाहिए। तो मुश्किल से 8 पैसे की मजबूती हुई तो बड़ा ठीक ठाक सा है। डॉलर इंडेक्स अगर 100 के लेवल पर हो तो फिर रुपए से अपेक्षा कमी करनी चाहिए। 1% कमजोर जरूर हुआ, लेकिन उतना भी नहीं कि मूड बदल जाए। तो देखते हैं थोड़े दिन के दौरान थोड़ी और रिकवरी हो जाए, 67-60, 67-50 की रेंज में आ जाए तो उसे हम वाकई में रिलीफ मानेंगे। डॉलर इंडेक्स 11 महीने के हाईज पर है, 100 का लेवल। पाउंड 2 दिन से गिर रहा है। चाइना की करेंसी युआन डर के कमजोर हो रही है, और जो नए राष्ट्रपति बने अमेरिका में ट्रम्प साहब, वो कह रहे हैं कि चाइना अपनी करेंसी को एडजस्ट करके माल डंप कर रहा है और एक बड़ा टैक्स आ सकता है। ये करेंसीज के ऊपर और इस तरह के स्टेटमेंट्स के ऊपर नजर होनी चाहिए, क्योंकि करेंसी मार्केट अगर स्टेबलाइज नहीं होता तो दिक्कत की बात हो सकती है। ये बहुत जबरदस्त, इस पे एक थोड़ी सी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग क्या है मन, चाइना को माल बेचना है, और माल बेचने का एक ही तरीका बचा है चाइना के पास, डिमांड तो है नहीं, अपनी करेंसी कमजोर करो ताकि आपका एक्सपोर्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव हो जाए, एक्सपोर्टर्स को फायदा मिले। दूसरी तरफ अमेरिका ये नहीं चाहता। क्यों? सबसे ज्यादा अमेरिका की ट्रेजरी में, बॉन्ड्स में अगर किसी एक देश का पैसा लगा तो चाइना का है। पैसा चाइना ने कमाया पिछले 10 सालों में, और उन्होंने कमा के सारे बॉन्ड में लगा दिया, अमेरिका के बॉन्ड में। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिख रहा है, क्योंकि
अब क्या होगा इसका नतीजा वो पता नहीं, लेकिन गुत्थम गुत्था वाला मामला है दोनों तरह से। अच्छा, अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा बोल रहे हैं और वो कर ही दें कि इंपोर्ट ड्यूटी भारी भरकम लगा दें, 30 से 40% की बात हो रही है कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका आएगा तो इतनी तो इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, तो क्या एक करेंसी वॉर या फिर एक बड़ी अनिश्चितता ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल सकती है? क्या इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, या फिर आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो करने वाले नहीं है? अच्छा, इसके साथ में एक सवाल जोड़ दूं जो हेमंत पूछे, वो भी साथ में। अगर ऐसा करते हैं ट्रंप साहब और चाइना वाले बोलते हैं जलाइए जी, जितने हमने आपके बॉन्ड में पैसा लगाई, ट्रेजरी बिल्स में लगाए, वापस दो पैसा, तो फिर अमेरिका का क्या होगा? अपीवल तो हो सकता है यदि वो करते हैं जो अभी बोल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जो भी बंदा प्रेसिडेंट के चेयर में बैठता है, आई डोंट थिंक ही कैन डू अ 180 डिग्री टर्न। ठीक बात है, थोड़ा बहुत इस तरफ उस तरफ कर सकते हैं, पर जो पॉलिसी चल रहे हैं, आई डोंट थिंक एनीवन कैन मेक सो मच ऑफ अ ह्यूज डिफरेंस। कॉन्फिडेंस है आपको नेता लोगों पर, दुनिया भर के नेता लोगों के जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं। ये वाकई में काबिल तारीफ आपका कॉन्फिडेंस है, ये लोग करने वाले नहीं। पर एक ही बात है कि आई थिंक इट विल बी पॉजिटिव फॉर इंडिया, क्योंकि जो भी उन्होंने अभी तक स्टेटमेंट दिया है, आई थिंक इट विल बी पॉजिटिव कंपेयर टू आवर नेबर्स पाकिस्तान या चाइना। हम कह भी रहते हैं वो अगर जीतते हैं तो चाइना को ज्यादा घबराने की जरूरत है बनस्पत भारत के। और आप देखिए इस समय प्री ओपनिंग सेशंस बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 4% मजबूती के साथ खुल रहा है। एशियन पेंट जिसका जिक्र अमरीश कर रहे थे वो देखिए करीब करीब 3% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। तो मजबूती होगी भारतीय बाजारों में, ये देखने वाली बात है, लेकिन क्या ये टिकती है, ये है बड़ा सवाल। ये बताइए आदित्य, अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास खुल जाता है, 200 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, 90 पॉइंट ऊपर निफ्टी 8,200 के आसपास, तो क्या ट्रेड लेंगे? अगर निफ्टी यहाँ पे 8,200 के आसपास खुलता है तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करिए निफ्टी। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखेंगे कि ना बायर्स के फेवर में आता है ना सेलर्स के फेवर में आता है। हाँ, निफ्टी अगर वहां से और 50 पॉइंट ऊपर जाता है 8,240, 250, तो जरूर वहां पे एक बार निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हैं। बट 8,200 के आसपास मेरी सलाह रहेगी निफ्टी में अवॉइड करिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर आएगा बट निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 8,200 वो है मिड पॉइंट, कंफ्यूजन पॉइंट, जहां पर दोनों को जोर आजमाइश करनी है, तेजी वालों को और मंदी वालों को भी। अगर मंदी वालों ने जिन्होंने कल नीचे के लेवल पर शॉर्ट किए, बंद होते होते शॉर्ट करके गए, वो डरेंगे। और तेजी करने वालों को भी ये चाहिए कि 8,200, क्योंकि वो इसलिए चाहिए कि देखिए 8,200 पर कल मैं देख रहा था पोजीशन की अपनी, हाँ 23 लाख शेयर कल कॉल्स शॉर्ट हुए हैं, 23 लाख शेयर। तो जब तक 8,200 के ऊपर या 8,200 से थोड़ा ऊपर मार्केट नहीं टिकेगा तब तक इंतजार करेंगे जिन लोगों ने कॉल्स में शॉर्ट पोजीशन बनाई। अब वो अलग बात है, हो सकता है 8,100, 8,125, 8,150 की रेंज में भी ये लोगों ने 8,200 के ऊपर के कॉल्स शॉर्ट किए होंगे, तो वो थोड़े आउट ऑफ द मनी, थोड़े लॉस में तो आएंगे। लेकिन असली लॉस तो तब शुरू होता है जब आपके कॉल्स इन द मनी वाले हों और वो शॉर्ट साइड पर हो, तो डर ज्यादा लगता है। तो अब देखेंगे 8,200 वो निर्णायक लेवल है जहां पर बाजार आगे क्या एक्शन दिखाता है। लेकिन इस बीच आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं स्टॉक 2020 में। और आज का मैच खेला गया हमारे दो कैप्टन के बीच में, हेमंत गई और साथ ही आशीष वर्मा। देख लीजिए कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए हैं आपके लिए। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। यहाँ पर तेजी करनी चाहिए टाटा कॉफी में, क्योंकि टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नंबर अच्छे आए हैं, लेकिन बिकवाली की राय जेट एयरवेज में सेलेक्टर्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ओवरनाइट कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला है। और वैसे भी देखिए बिजनेस एक्टिविटी देश में घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रूपी मोनेटाइजेशन का जो सिलसिला चल रहा है उसके चलते दबाव देखा जा रहा है। अमर राजा बैटरीज में भी कमजोरी देखने को मिलेगी। अच्छी खासी तेजी देखी जा चुकी है ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में। अब यहाँ पर करेक्शन फेस में है ये शेयर। काफी सारे सरकारी कंपनियों पर नजर है, ऑयल इंडिया पर नजर रखिएगा, ओएनजीसी में तेजी देखने को मिल सकती है, ईआईएल देखिए यहां पर भी मेरे सेलेक्टर्स की नजर है। तो सरकारी कंपनियां अब अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी और कच्चे तेल से फायदा मिलता है ऑयल इंडिया को भी और ओएनजीसी को भी। अबान ऑफशोर को भी इसीलिए आज चुना है क्योंकि कच्चे तेल में जो ओवरनाइट 6% का उछाल देखने को मिला, इसको फायदा मिलेगा। डिपेंडेबल का दर्जा पेज इंडस्ट्रीज को पिछले कई दिनों से हमारी टीम में भरोसेमंद गेंदबाज रहा है, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। इसके साथ साथ वोल्टास पर भी रखिए नजर। अगर नंबर्स कमजोर आते हैं, कमेंट्री कमजोर आती है, तो यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। इसको आज फ्री हिट का दर्जा मेरे सेलेक्टर्स ने दिया है।
फोकस खरीदारी पर एक बाउंस पे प्ले अप कर रहे हैं हम। हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे, बाउंस कितना सस्टेनेबल होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में बड़ा सवालिया निशान है। सन फार्मास्यूटिकल्स खरीदारी करने की सलाह। फार्मास्यूटिकल्स ज्यादा अट्रैक्टिवली प्लेस नजर आते हैं इस समय। मारुति सुजुकी बहुत तगड़े करेक्शन के बाद शायद अट्रैक्टिव मौके होंगे आज खरीदारी करने के, और वैसे भी स्टॉक में एक्यूमुलेशन करते चलें किसी भी तगड़ी प्रेशर के साथ जो कामकाज हो रहा है। इनका मूवमेंट और साथ साथ हमें लगता है सेकेंड हैंड मार्केट ज्यादा इंपैक्ट होगा बजाय की फर्स्ट हैंड मार्केट। पिडिलाइट कुछ डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली स्टोरी जहां पे वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेच्ड हैं, महंगे हैं, शायद वहां पे अगर बाजार का मूड फिर बिगड़ता है तो बिकवाली करने के मौके होंगे। तो तब अगर उछाल पे यहां पे गैप अप के बाद प्रेशर आता है तो बिकवाली करने के मौके ढूंढे। शीरणु का शुगर बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस, 19 रुपए के हाई से स्टॉक बहुत तगड़ा करेक्ट हो चुका है। अच्छे रिजल्ट्स के बाद शायद आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस बहुत स्ट्रांग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यहां पे आता हुआ, यहां पे भी तगड़ी पिटाई के बाद शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। डीसीबी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के काउंटर शायद आज हरे निशान के साथ कामकाज करें, खरीदारी करने के मौके होंगे। टाटा मोटर्स डीवीआर, हम लगातार कह रहे हैं कि डीवीआर की अट्रैक्टिवनेस टाटा ग्रुप के लिए अब खत्म होती हुई, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, हमें लगता है टाटा मोटर्स का डीवीआर अभी भी अगर उछाल आता है तो भी बिकवाली करने के मौके होंगे। कॉक्स एंड किंग्स एक लंबी अवधि के लिए तो वैसे अट्रैक्टिव नजर आता था, पिटाई के बाद और अट्रैक्टिवनेस बढ़ती हुई, एक्यूमुलेट करके चलें। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक एनबीएफसी, एक ऐसी पॉकेट जो बहुत तगड़ी पिटाई झेल रही है, पर जो कल नंबर्स आए उसके बाद शायद वो सपोर्ट करें आज स्टॉक को। हरे निशान के साथ कामकाज होगा और शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। तो ये हैं वो स्टॉक जो इंट्राडे में आज आपको मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन आज का दिन इवेंट्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नतीजों की बात तो अनिल ने आपको बताई, EIL, IGL, SCI, वोल्टास के नंबर्स आने वाले हैं। लेकिन देखिए, पार्लियामेंट का विंटर सेशन भी आज से शुरू होने वाला है और हंगामेदार रह सकता है। विंटर सेशन की शुरुआत बड़े सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब एकजुट हो गई हैं एक तरह से, और जो कभी नहीं मिले थे वो भी अब मिल रहे हैं, क्योंकि सबकी समस्या एक ही है, नोट ब्लैक मनी। बिल्कुल, नोट बंद होना बड़ी समस्या, और उस बड़ी समस्या पर आज संसद में किस तरह की बहस होती है या बहस हो पाती है, ये भी बड़ा सवाल है। बहस हो पाती है। ममता बनर्जी मार्च करने की बात कर रही है। बताइए, अगर ये सब लोग इनकी तकलीफों के ऊपर ज्यादा बात करेंगे तो क्या रिफॉर्म्स के ऊपर इस बार उम्मीदें थोड़ी कम करनी चाहिए? क्या लगता है आपको, बाजार को भी अपेक्षाएं कम कर देनी चाहिए? कम तो करनी चाहिए। बड़ा रिफॉर्म कोई ऐसा बचा भी नहीं है कि जो बड़ा तो रिफॉर्म नहीं है, मेक और ब्रेक वाला रिफॉर्म तो हो चुका है। सो आई डोंट थिंक इट विल रियली अफेक्ट। स्मार्ट तो है सरकार अमरीश, देखिए ये नोट बंद करने के पहले जीएसटी पास करवा लिया, तो ये तो जीएसटी हो गया, जीएसटी की रेट सब फाइनल खाली लागू करना बाकी रहा। तो ये बात तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर देखिए ये इसके बाद होता तो हो नहीं पाता था। एब्सोल्युटली नहीं, बड़ा रिफॉर्म तो आप ठीक कह रहे हैं, नहीं हुआ है, लेकिन छोटे छोटे जो रिफॉर्म्स के ऊपर सरकार कामकाज कर रही थी, ये एक सेशन थोड़ा सा खराब जा सकता है। जो लोगों को उम्मीद थी कि इस सेशन में भी कुछ काम तो होगा, वो उम्मीदें थोड़ी घटती हुई नजर। तो अभी सब नोट ही चलेगा, नोट बंद वाले फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइक एनीवेज नेक्स्ट 4 to 6 months तो स्लो डाउन है। इवन इफ सम रिफॉर्म्स हैड कम नाउ, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज कर पाता था। सो इवन इफ दिस रिफॉर्म्स गेट्स डिलेड टू द नेक्स्ट सेशन, आई डोंट थिंक इट विल मेक मच डिफरेंस। चलिए, तो विंटर सेशन के ऊपर आज नजर रहेंगी। तो राज्यसभा में, लोकसभा में किस तरह के कामकाज होता है, कार्रवाई होती है, उस पर भी बाजार की नजरें साफ तौर पर रहने वाली है। इंटरेस्टिंग होगा आज देखना कि नेता लोग क्या कहते हैं, क्योंकि कई बयान आ रहे हैं उनकी तरफ से कि ये तो बहुत गलत हुआ है। सही बात है, वो तो परेशान है और सब लोग माने, लेकिन मैं तो एक ही चीज देख के अच्छा फील कर रहा हूँ, वो ये कि पहली बात तो निफ्टी के 51 स्टॉक हरे निशान में है। दूसरी बात, सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला स्टॉक वो है जिसका नाम बार बार अमरीश ले रहे हैं सुबह से, वो है एशियन पेंट्स। 3% ऊपर निफ्टी का टॉप गेनर, उसके ठीक पीछे आईसीआईसीआई बैंक है जो 2.5% ऊपर है। टाटा मोटर्स 2.5% मजबूत दिख रहा है, डीवीआर 2% मजबूत दिख रहा है। तो जो पिटे हैं वही चलेंगे। ऑटो स्टॉक्स, टाटा के अलावा आइशर, ये मजबूत दिख रहा है। बैंक्स तो चलने ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एसबीआई, बीओबी, आईसीआईसीआई ये सब दिख रहे हैं। सीमेंट मजबूत हो रहा है। मेटल में हिंडाल्को 2.5% मजबूत है। तो अच्छे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। डबल सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स, प्री ओपनिंग सेशन में लगभग सेंचुरी है निफ्टी की, और 8,200 का जो अहम लेवल है वहां पर खुलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, ये तो सीधा 300 ऊपर खुल रहा है, 1.5% ऊपर। तो मतलब 19,700 का टारगेट, 19,500 का पहला टारगेट उसके ऊपर खुल रहा है, और 19,700 दूसरा टारगेट। और हम कह रहे थे देखिए अगर रिकवरी आएगी तो हाई बिका मिड कैप्स पे नजर रखिए।
मिड कैप इंडेक्स देखिए 1.25 से 1.5% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, तो दमदार शुरुआत के पूरे आसार है। जो रिजल्ट आए कल बाजार बंद होने के बाद, वो बता दूं, टाटा ग्लोबल बेवरेज देखिए 5% ऊपर दिख रहा है और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस दमदार नतीजों के बाद 5% ऊपर दिख रहा है। तो ये दो स्टॉक हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, काफी सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जहां पर आज उछाल देखने को मिलेगा। कई दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद जयप्रकाश एसोसिएट्स देखिए आज 6% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रही है। श्री रेणुका शुगर में उछाल देखने को मिलेगा। इक्विटास यहां पर थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में तेजी बन सकती है। एक और थीम है जिस पर बात करना रह गया है और वो है ऑयल एंड गैस स्टॉक्स। अगले साहब, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये स्टॉक्स किस तरह का प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के दिन, क्योंकि कच्चे तेल में देखिए उछाल देखने को मिला है, क्योंकि आप चार्ट देखकर बताएं इनमें क्या तेजी बन रही है। और अवान ऑफशोर जैसे स्टॉक्स देखिए 5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस में आपको क्या अच्छा लगता है? हेमंत, ओएनजीसी और ऑयल दोनों मुझे पॉजिटिव लगते हैं और ये स्पेस मुझे लगता है इतना वीक नहीं होगा। तो जब बाइंग आएगा ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। और बिटवीन द टू, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, आई विल गो विथ ऑयल। मुझे लगता है 395 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। 415, 420 तक का इंट्राडे टारगेट हो सकता है। ये स्टॉक्स आपके लिए तेजी की तरफ, लेकिन मजबूत जो दिख रहे हैं कुछ हद तक फार्मा शेयर दिख रहे हैं। इप्का लैब 4% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में मेरी स्क्रीन पर। सीमेंट शेयर अच्छा उछाल दिखाने के मूड में दिख रहे हैं, तो सीमेंट देखना होगा, एसीसी, अंबुजा वगैरह। तो एक राय आदित्य से ली जाए अभी भी। हाँ, 1 मिनट है। आदित्य बताइए, सीमेंट में कोई पसंद है? कौन सा स्टॉक है जो शॉर्ट कवरिंग या डेड कैट बाउंस दिखा सकता है एफएनओ में? वेल, सीमेंट सेक्टर को देखें तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के सारे स्टॉक्स के चार्ट थोड़े से वीक हो गए हैं, तो यहां से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। एक पुल बैक के चलते जरूर हम स्टॉक में 3 to 4% एक पुल बैक देख सकते हैं। स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है, बट यहां से कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं लगती। अंबुजा सीमेंट हमको लगता है कि नीचे में 190, 195 आता है तो काफी अट्रैक्टिव बाय बनता है, बट एज ऑफ नाउ स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस आएगी। तो मैं लॉन्ग पोजीशन लाने की सलाह नहीं दूंगा किसी भी सीमेंट काउंटर में शॉर्ट टर्म के लिए। यहां से अगर 3-4% ऊपर जाते हैं तो वापस एक बेच के चलना चाहिए। ओके, 3-4% की तेजी मिले तो ऊपर में बेचें। अभी तो खरीदारी का मूड है नहीं। खाली खरीदारी का मूड थोड़ा बहुत है तो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का है, जैसे अमरीश जी जो कह रहे हैं कि नीचे में धीमे धीमे, वो भी एक साथ नहीं खरीदना चाहते हैं, धीमे धीमे ही खरीदना चाहते हैं। तो अब देखते हैं 8,200 पर खुलने के बाद जो रास्ता कशी होगी, किस तरफ जाएगा बाजार, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये अब शुरुआत होने वाली है आपके लिए बाजार की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती सेंसेक्स और निफ्टी पर। 300 अंकों पर सीधा खुलता हुआ सेंसेक्स 26,600 पर 280 अंकों का बड़ा उछाल। निफ्टी लेकिन उतना दमदार नहीं, लेकिन परसेंटेज में दोनों बराबर हैं। 85 अंकों पर खुलता हुआ निफ्टी 1% मजबूत, 250 अंकों पर अब है सेंसेक्स 1% मजबूत। मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा तेजी है 1.5% की। बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है 1.25%। सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले में वहां तेजी ज्यादा है। कहां से आ रही है लीडरशिप? एशियन पेंट्स, ब्लू चिप्स लीड कर रहे हैं आज की तेजी को 3% ऊपर, हिंडाल्को 3% ऊपर, टाटा मोटर्स 2.5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, ये है 4 टॉप गेनर इस वक्त निफ्टी में इन दोनों के बाद। इसके अलावा देखिए ग्रासिम सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। अल्ट्राटेक 2%, तो सीमेंट लीड कर रहा है, बैंक लीड कर रहा है, ऑटो लीड कर रहा है आज की रिकवरी को। और निफ्टी के लगभग 50-50 स्टॉक ऐसे हैं जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। आइए वायदा कारोबार की तरफ चलते हैं। टॉप गेनर जो मैं कह रहा था कि देखिए कोई मिड कैप सीमेंट स्टॉक जो ज्यादा तेजी से भाग सकता है, टॉप गेनर है इंडिया सीमेंट इस वक्त। और अब इंडिया सीमेंट के अलावा जो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस दमदार नतीजों के बाद 6% का बड़ा उछाल। कावेरी सीड्स 5% ऊपर है। एसकेएस माइक्रो यानी कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ये 5% ऊपर है। हाई बीटा एनबीएफसी शेयरों पर नजर रखिए, यहां पर एक्शन हो रहा है। 4% इंडिया सीमेंट ऊपर है। टोरेंट फार्मा 3% ऊपर। लंबी लिस्ट है मजबूत शेयरों की जहां पर तेजी होती दिख रही है। कमजोर शेयरों का जिक्र करना जरूरी नहीं है। आज एक्सिस बैंक जरूर है जो 1% कमजोर है। कोटक 1% कमजोर है। लेकिन बाजार 8,200 के बेहद करीब, ये वेट एंड वॉच वाले लेवल है जहां पर खुला है मंदबाग। बिल्कुल, एडवांस डिक्लाइन भी देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने 10 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर। तो शुरुआत तो अच्छी हुई है ये कह सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने काफी दारोमदार लिया है। आज जो तेजी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में भी और बाजारों में भी। और सीमेंट
ये एक ऐसी स्पेस है जहां पर बाइंग इस समय देखी जा रही है। ग्लोबली लिंक स्टॉक्स, टाटा मोटर पिछले 2 दिनों में काफी दबाव दिखा चुका था, आज उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप छोटे मझौले शेयरों की तरफ रुख करें तो जेएम फाइनेंशियल्स देखिए 6% ऊपर है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है अच्छे नंबर्स के बाद। जेके पेपर में तेजी है, चेन्नई पेट्रो में तेजी देखने को मिल रही है। ऑफशोर शेयर्स पर नजर रखिए। देखिए हम कह रहे थे कि ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए अच्छी खबर तो है, कच्चे तेल में ओवरनाइट 6% की तेजी। अबान डॉल्फिन ऑफशोर देखिए 6% मजबूर है, तो ऑफशोर शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर रहे हैं। जीओएल ऑफशोर, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। कच्चे तेल का जो प्ले है वो देखिए शुरुआत में कई शेयरों में आज के दिन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कुछ छोटी मझौले स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इनस्विफ्ट लैब्स देखिए, मिड कैप इंडेक्स देखिए 1.5% मजबूत है। सेंसेक्स निफ्टी जहां 1% की तेजी, वहां मिड कैप्स में ज्यादा दमदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। हालांकि वॉल्यूम्स पर आप एक बार बहस कर सकते हैं कि इतने नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी तेजी मिड कैप्स में देखी जा रही है, स्मॉल कैप्स में देखी जा रही है। मिड कैप्स में हम अंदाजा लगाए रहे थे कि ज्यादा मजबूती होनी चाहिए, वो होती दिख रही है और बेहतरीन मजबूती होती दिख रही है। आइए इसी लिहाज से इस मिड कैप पर राय ली जाए, वो है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस। किरण बताइए, इसके चार्ट देखकर 5.5% मजबूत खुला है, अब भी और तेजी होनी है या फिर छोड़ दें इसे? नहीं, छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है। बहुत बढ़त स्टॉक ने अभी देखी है और ऊपर से 125 से लेके 123 में अच्छी सेलिंग देखने में मिल रही है। तो मुझे लगता है कि और एक आधा पौन घंटा रुकना चाहिए फ्रेश पोजीशन लेने के लिए। इस आधा पौन घंटे में क्या करता है ये स्टॉक देखना चाहिए। 122 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 122 के नीचे चला जाता है तो वापस एक बार 119 तक आने की संभावना बन जाती है। 119, 117 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर अगर उसी तरह अगर 125 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो 128, 129 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ब्रेकआउट के रेंज रहेंगे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स। इसके ऊपर या नीचे ही सौदा करे, फिलहाल के लिए कुछ ना करे। ऑलराइट, आप ये राइट इस शेयर पर। लेकिन आप देखिए कैन फिन होम्स 6% मजबूत है, तो अच्छे शेयर बढ़िया वाले क्वालिटी के स्टॉक्स देखिए जब गिरे तो लोग खरीदारी कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। मॉयल जैसे स्टॉक्स देखिए जो करेक्शन दिखा चुके हैं, तो ये सरकारी कंपनियां हैं जहां पर अच्छी तेजी आज बन रही है। 3-3.5% मजबूती के साथ ये शेयर भी इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देखिए कल बड़ा दबाव देखने को मिला था यहां पर, और आज देखिए बीपीसीएल में 1.5% की तेजी देखी जा रही है। भेल में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। गेल में अच्छे नंबर्स के बाद 1% का उछाल देखा जा रहा है। तो सरकारी कंपनियां बेटर परफॉर्म कर रही हैं। सरकारी कंपनियों से ही यहाँ पर तेजी आ रही, लेकिन हेमंत तो ऊपरी स्टोरों से दबाव बन रहा है बाजार पर। 8,200 पर खुल तो गए, टिके नहीं और टिके भी नहीं, और लगभग ऐसे हाई से देखेंगे तब तो लगभग 50 पॉइंट नीचे आ गए, क्योंकि 8,210 का है, लेकिन हमें पता है 8,200 के ऊपर ट्रेड ज्यादा हुआ नहीं। तो 8,200 को भी आप हाई माने तब भी 40 पॉइंट ऊपर से फिसले। 300 पॉइंट जो सेंसेक्स ऊपर था, 125 पॉइंट फिसला है। मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर था, अब 1% रह गया। तो आधे गेंस मोटा मोटी ये कह सकते हैं शुरुआती 5 मिनटों में निपट गए हैं। तो टिकना मुश्किल होता दिख रहा है। जो हमारे सारे एक्सपर्ट सवाल उठा रहे थे, तो पहली राइज जो आई है उसे बेचा गया है, ये साफ दिख रहा है। पीसी ज्वेलर्स रोज गिर रहा था, आज भी देखिए कमजोर है। कंजम्पशन को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, और खास तौर पर अब ज्वेलरी की मांग काफी समय तक गिरने वाली। देखिए जिनको लेना था उन्होंने उस रात जब अनाउंसमेंट हुआ तो भर के लिया है, कच्चे पक्के में सब ले लिया है। और अब ये कंपनियां खुद कह रही हैं कि बड़ा मुश्किल का वक्त आने वाला है। तो जब कंपनियां खुद ही बयान दे रही हैं इस तरह का, आप देखिए खुद मोदी जी के बयान भी वैसे ही आ रहे हैं, स्टेटमेंट के आगे और शिकंजा कसने वाले हैं। तो लोगों को लग रहा है जो पहला पुराना पड़ा है गोल्ड उसको संभाल लें, नया खरीदने तो नया किसी को खरीदना ही नहीं है सर। M&M फाइनेंशियल्स गाड़ियों की वही वाले देखिए अपडेट जो आप कह रहे हैं ना, ऊपर टिक नहीं पा रहा है। तो जो मुझे दिख रहे हैं लाल निशान में स्टॉक्स, पेज इंडस्ट्रीज लोग कह जरूर रहे हैं डिमांड पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शेयर तो रोज गिर रहा है। देखिए हर रोज एक शेयर जो सुबह सुबह गिरता है वो पेज इंडस्ट्रीज होता है, और बड़ी क्वांटिटी बड़ा फिगर देखने को मिलता है, रोज गिरावट देखने को मिलता है। अब आप रोज इसका डिस्कशन कर रहे थे, अमरीश से पूछना, अमरीश ये लॉजिकल है क्या पेज इंडस्ट्री पे गिरना? जो हो रहा है अभी, जिसके पास ब्लैक मनी है उनको क्या हो रहा है? चलिए ठीक है। कमजोर हो रहे हैं बाजार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयशर मोटर्स ये स्टॉक है आज एक्शन में, रडार पर। आदित्य सवाल आपके लिए, और वो इसलिए कि स्टॉक है 2.5% मजबूत
और ओपन इंटरेस्ट में 3% का इजाफा टॉप गेनर है ओपन इंटरेस्ट में, और प्राइस के हिसाब से भी क्या ये खरीदारी का मौका आ गया इस शेयर में, या अब छोड़ दें अभी? अनिल जी अभी छोड़ देना चाहिए। स्टॉक में एक पुल बैक जरूर देखने को मिलेगा। पुल बैक में स्टॉक 21,250 तक जा सकता है, बट यहां से बहुत बड़ी तेजी शॉर्ट टर्म में स्टॉक में नहीं लगती है। किसी को 300-400 रुपए के लिए करना है तो बिल्कुल आज का लो का स्टॉप लॉस लाके बाय करके चल सकते हैं, बट मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में थोड़ी सी एक बिकवाली करनी चाहिए। 21,250 आता है तो वापस बेच के चलिए। नीचे में वापस ही मुझे लगता है कि स्टॉक 19,500 से लेकर 19,000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। कंजम्पशन से रिलेटेड स्टोरीज की आज फिर से देखिए मुश्किल का दौर में गुजर रही है। हेवेल्स लोग मान रहे हैं कि जो खर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, वहां पर दबाव देखा जा रहा है। आज फार्मा शेयर देखिए कमजोर हो रहे हैं, ये थोड़ी चिंता में आने वाली बात है। औरोबिंदो फार्मा 3% नीचे, डिवीज 1.5% नीचे, सन फार्मा 1% नीचे, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज, सारे के सारे फार्मा शेयर खुलते ही गिरने लगे और फार्मा शेयर एफआईएस के पास हैं। तो आज भी लगता है एफआईएस की तरफ से खरीदारी का फिगर नहीं आने वाला। अगर अच्छे शेयर आज भी गिर रहे हैं तो दिक्कत की बात है। बिल्कुल, और एक्चुअली लोअर लेवल्स पे ट्रेडर्स तो गायब है, ट्रेडर्स को लेना नहीं है। एचएनआई इन्वेस्टर्स अपने कामकाज निपटाने में लगे हैं, एडजस्टमेंट में। हाँ वही नोट बदलवाने में, जो पूरी सारी बुक्स करनी। अच्छा, अभी एक और नया लोगों में डर, वो आजकल क्या है, आधा डर तो व्हाट्सएप से ही हो जाता है। व्हाट्सएप पे वो चल रहा है कि भाई अगर जो फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो गया तो, क्योंकि बहुत सारे लोग वो एंट्री वाले ये सब कामकाज कर रहे हैं ना, कैश दे दिया एंट्री, तो वो तो एंट्री आपकी 31 दिसंबर को खड़ी रह जाएगी, सब बुक्स में दिखेगी। नहीं तो पहले लोग सोचते थे चलिए जनवरी से मार्च तक का 3 महीने का टाइम है, रिवर्स करेंगे कराएंगे, तो वो और नया डर पैदा हुआ। तो अभी क्या है, सारे बड़े लोग तो लगे हुए हैं इन्हीं कामों में, ये चक्कर है। हम कल भी कह रहे थे कि रिटेल इन्वेस्टर्स लाइनों में लगे हैं बैंकों के बाहर अपने नोट अदला बदली कराने में, एचएनआईज एडजस्टमेंट में लगे हैं, एफआईआईज बिकवाली में लगे हैं, और एचएनआईज लगे हैं सीए के ऑफिस के बाहर लाइन में। मतलब कोई सीए आज की तारीख में फ्री नहीं है, इतना काम है कि पूछे मत, मतलब वो सब इसी काम में लगे हैं। तो लैक ऑफ बाइंग है मार्केट में साफ तौर पर, क्योंकि आप देखिए एक गिरने वाले शेयर के सामने 11 बढ़ने वाले शेयर मैंने ही आपको 5 मिनट पहले बताए थे, और अब वो घटकर 3 हो गए हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए अब बदलता हुआ नजर आ रहा है, और ऊपरी स्तरों से काफी दबाव बन रहा है। 1.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स खुला था, मात्र 1.25% ही, मात्र 1/4% ही ऊपर रह गया, और किसी भी वक्त ये लाल निशान में आएगा। तो खुले जरूर मजबूत, लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं, ये साफ समझ में आ रहा है। किरण, तो ऐसे में क्या फिर और नीचे जा सकते हैं, यह है बड़ा सवाल। और क्या आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना चाहेंगे? जैसे मैंने सवेरे पहले बोला था कि 8200 के नजदीक अगर खुलता है निफ्टी तो बिल्कुल बेचने की सलाह होगी 8230 के स्टॉप लॉस के साथ, और 8110 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। पर अभी बेचने की सलाह नहीं होगी क्योंकि अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। पर फिर भी मुझे लगता है कि 8100 वापस एक बार टेस्ट होगा। एग्रेसिव ट्रेडर है तो अभी भी शॉर्ट किया जा सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लगा के। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल करीबन 8170 दिखाई देता है, और इधर भी बेचने की सलाह होगी करीबन 8100 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो मुझे लगता है कि पीसी ज्वेलर्स बेचने की सलाह होगी, जहां पे मुझे लगता है कि इधर से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक अगर हम 352 का स्टॉप लॉस लगा के 350 का स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं तो मुझे लगता है कि 310 315 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आदित्य, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आदित्य से, और वो है फार्मा शेयरों के ऊपर। टॉप 5 लूजर्स में देखिए औरोबिंदो, ल्यूपिन, सन, डॉक्टर रेड्डी, और अगर आप और टॉप 10 में डालें तो सिप्ला, ये फार्मा शेयर बहुत तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ पर पोजीशंस कैसी बन रही हैं आदित्य? फार्मा सेक्टर में देखें तो हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते स्टॉक में एक उछाल आते हुए देखा था, बट मोस्ट ऑफ दी फार्मा स्टॉक, सन फार्मा, ल्यूपिन, ये दोनों ही स्टॉक्स पर्टिकुलरली देखें तो काफी वीक लग रहे हैं। ल्यूपिन ने आज अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1390 उसको ब्रेक कर रहा है। अगर स्टॉक उसको ब्रेक करता है तो उस केस में स्टॉक में हमको लगता है कि काफी बड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। स्टॉक 1300 से लेकर 1250 तक के लेवल भी दिखा सकता है। सिमिलरली सन फार्मा देखें तो रिजल्ट के बाद हमने एक पुल बैक देखा था, बट इसमें अपना 700-710 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और वहां से वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहां से 640 तक के लेवल हमको लगता है कि सन फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डी, ये दो स्टॉक्स हैं जो कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग लग रहे हैं इन फार्मा स्पेस। इन दोनों में एक लॉन्ग पोजीशन जरूर इनिशिएट की जा सकती है करेक्शन पे।
540 535 के आसपास सिप्ला आता है तो वहां पर बाय करके चल सकते हैं। टारगेट ऑफ 570 उसके ऊपर निकलता है तो 590 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। सिमिलरली डॉक्टर रेड्डी में देखें तो काफी बड़ा उछाल देखने को मिला था। इसके सपोर्ट लेवल जो कि 3000 के आसपास था, 3350 3360 के आसपास रेजिस्टेंस है, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर यहां से अच्छा है। नीचे में 3250 3200 के आसपास आता है तो डॉक्टर रेड्डी के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर आईटी सेक्टर है, 1.25% मजबूत, और सबसे कमजोर प्रदर्शन दिखाने वाला फार्मा सेक्टर। दोनों ही डिफेंसिव और दोनों ही विरोधाभास स्थिति में। कुछ नेगेटिव खबर शायद सेक्टर को लेकर आए, क्योंकि इस तरह से जो अचानक से गिरना शुरू हुआ ना, लगा कुछ हो सकता है। लेकिन इस बीच एक्चुअली देखिए, पहली बात तो ये कि स्टॉक 2020 के स्टॉक्स देखे, मार्केट कैसा भी रहे, दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं आपके सामने ये पूरी लिस्ट, रेणुका, डीसीबी, टाटा ग्लोबल, अबान वगैरह। लेकिन एक चीज हम बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं और सामने सामने दिख जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अमरीश, और आपसे चार्ट्स पे भी राय लूंगा। एमसीएक्स, ये जो कुछ भी हो रहा है, कैश और नोट बैन वाला जो मामला है, डब्बा ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, एब्सोल्युटली बहुत हद तक कम होगी, और सबसे ज्यादा फायदा फिर एक्सचेंजेस को होगा, राइट? तो क्या एमसीएक्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है अमरीश, जब तक चार्ट देखे वो अगले साल? एमसीएक्स तो श्योरली अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पर इस मार्केट में सभी शेयर्स करेक्ट कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा थोड़ा बहुत वेट करके ही लेना चाहिए। आई वुड से पॉसिबली वेट फॉर अनदर वीक और 10 days एंड देन स्टार्ट लुकिंग एट इट। आपका क्या कहना है आगे सर? ये मार्केट में भी मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। हालांकि बिल्कुल अमरीश जी जो कह रहे हैं कि मार्केट के साथ गिरना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मार्केट बाउंस बैक करता है तो ये स्टॉक भागने में आगे रहेगा। हाँ, 1320 1340 तक अगले कुछ दिनों में हफ्तों में जा सकता है। मुझे लगता है जिन लोगों को अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं, ये टाइम है। अच्छा, क्वालिटी, अच्छा मैनेजमेंट पूरा बदल चुका है, अच्छे इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, काफी लोगों ने पैसे लगाए हैं। ठीक बात है, बेहतरीन शेयर है, बड़े HNI इन्वेस्टर्स का फेवरेट शेयर भी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया शेयर है अनिल। और आप देखिए किस तरह से मुश्किल, याद है ना हम जब 1400 रुपए के टारगेट लेकर चले थे, तब मेरे ख्याल से सीएलएसए की किसकी रिपोर्ट आई थी, 1400 के लक्ष्य की, वो हासिल हो गया है। मुझे लगता है हेमंत, अगर ये स्टॉक 3 साल में यहाँ से डबल हो जाए, मुझे आश्चर्य नहीं हो, मुझे आश्चर्य जल्दी भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है जल्दी भी हो जाए। तो अब कहाँ खरीदना, वही वाला सवाल है, और कब खरीदना है। बट खरीदना है जो आप जब जनरली वो जब आप लिस्ट बनाते हैं ना कि ये शेयर है, तो चेकलिस्ट, हाँ चेकलिस्ट, तो एक तो बड़ा आसान है, जो पिट गए उनको ले लो कि बहुत पिट गए बहुत गए, लेकिन जिनको वाकई में फायदा होना है वो ज्यादा सही है, बजाय इसके कि जो गिर गए अब सस्ते हो गए। तो जिनको फायदा होना उन शेयरों की लिस्ट बहुत छोटी है, और उनमें से एक ही है। बिल्कुल, तो इस शेयर को भी अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करिए जरूर, और ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए तो बेहतरीन शेयर है ही। इसके अलावा आप देखिए कौन से और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन इस समय देखा जा रहा है। फार्मा मेरे रडार पर आ रहा है बार बार। अमरीश, कुछ सुना है क्यों इतने गिर रहे हैं? आज बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है यहाँ पर। सुना तो नहीं है, बट देन आई थिंक सिंस द वे दे आर फॉलोइंग, आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी। मैं तो देखूंगा कि समथिंग लाइक अ लुपिन व्हिच इज बिलो 1400 लेवल्स, आई थिंक वन शुड बी बाइंग एटलीस्ट 1 lot एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, इसी से जुड़ा मुझे एक शेयर और समझ में आ रहा है, जिसपे पूछा जाए, अब वो उसमें थोड़ा फंडामेंटल्स का इश्यू है हेमंत, और वो है IFCI। ठीक है, डब्बा ट्रेडिंग बंद होने का फायदा न सिर्फ एमसीएक्स को मिलेगा बल्कि NSE को भी मिलेगा, राइट? अल्टीमेटली NSE सबसे बड़ा एक्सचेंज है वॉल्यूम के लिहाज से, और बहुत काम होता है, सब जानते हैं, भले बात कोई खुल के करे ना करे। BSE का भी IPO है, BSE का भी IPO 8। अच्छा, NSE में भी स्टेक है, इनकी सब्सिडी जो मेरे ख्याल से टूरिज्म फाइनेंस उसको मिला के 8% स्टेक है IFCI के पास NSE में। तो NSE की अगर वैल्यूएशन बढ़ती है। अच्छा, एक और बात जो सुबह हम आप कर रहे थे डिविडेंड यील्ड वाले, 6.5-7% का डिविडेंड ले IFCI का, जो इस मार्केट में कम नहीं होता। सामने एसेट्स हैं, सामने दिख रहा है कि एक्सचेंजेस का बिजनेस बढ़ेगा, तो अमरीश फिर IFCI भी खरीदने का मौका है? खरीदने का तो मौका है, लुकिंग एट आई मीन ऑल दीज डेवलपमेंट्स और जो भी न्यूज फ्लोज है। पर हम लोग ने ये भी देखा है कि इवन इन अ गुड मार्केट IFCI आजकल चलता नहीं है, बराबर है, क्योंकि काफी लोगों के पास पड़ा हुआ है एट एवरी लेवल। सही बात है, फंसे हुए लोग बहुत हैं, फंसे हुए लोग काफी है। तो मैं फिर वागले साहब को ये पूछता हूँ, वो कौन सा अच्छा लेवल है इन्वेस्टर्स के लिए, बताइएगा। ट्रेडर आज का छोड़ दीजिए, वो कौन सा अच्छा लेवल जहां पर IFCI मिले इस गिरावट में, तो वहां खरीदना चाहिए? अनिल जी, 18-19 का जो लेवल है, ये मंथली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। करंटली आई थिंक 23 का भाव है, तो ये मार्केट में बिल्कुल आ सकता है। कितना?
अभी 23 है, अभी 23 है। 18-19 का जो लेवल है 18-19 दूर है, मतलब टाइम है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म लेवल है तो वही है। चलिए, तो 18-19 के लेवल पर आए तब वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आज फार्मा शेयर पिट रहे हैं और अनिल ज्वेलरी शेयर पिट रहे हैं। आप देखिए, टाइटन 2.5% नीचे, पीसी ज्वेलर्स जो कुछ देर पहले किरण कह रहे थे यहां पर बिकवाली करनी चाहिए और नीचे आता जा रहा है। प्रेशर तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन बड़ा गिरावट यहां पर देखने को मिली है। आज एक बाउंस दिखाने में ये शेयर सक्षम रहा है, ये एक अच्छी बात कही जाएगी। और कुछ एफएमसीजी कंपनियां देखिए, गोदरेज कंज्यूमर्स, मैरिको, यहां पर थोड़ी राहत की बात आज देखने को मिल रही है। बाजार गिर नहीं रहा है, बढ़ भी रहा नहीं है इस समय। आप देखिए, स्टेबल हो गया है 150 पॉइंट 8,150 के आसपास थोड़ा नया लेवल जो आया कि जो शुरुआत अब ये 15 मिनट में समझ। अच्छा, 1200 पॉइंट 2 दिन में सेंसेक्स गिर चुका है, तो अब और गिरेगा कितना? हाँ, और यहाँ से बढ़ने के लिए भी कोई कारण इस समय नजर आ नहीं रहा। वही है कि ग्लोबल मार्केट्स ओपनिंग आपको दे देते हैं, बाद में तो बाय सेल पे ट्रेड करना है, डिमांड सप्लाई। तो ग्लोबल मार्केट से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, लेकिन सप्लाई ऊपर की है, एफआईएस की वो दबा रही है। तो 8,150 का हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम फिर से आने। बाजार में अभी भी काफी कुछ एक्शन है, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, तो मुझे बताना है आपको। इस ब्रेक के बाद जल्द लौटे के बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है। बाजार 8,150 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है निफ्टी पर। 8,200 तो नहीं टिका, अब 8,150 टिकता है, नहीं ये नहीं टिकेगा तो फिर 8,100 कल के लो की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल थोड़ा मामला ढीला ही कहा जाएगा, क्योंकि वही दिक्कत वही है, कल भी ऐसा ही हुआ, ज्यादा कमजोर नहीं खुले तो गिर गए, आज वही हुआ गैप से खुल गए तो गिर गए। अब मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूं जबकि गैप से नीचे खुले और फिर रिकवर हुए, जैसा कि वो ट्रम्प साहब के दिन हुआ था कि जहां आप 8,000 पे खुल गए और रिकवर हो गए, तो वो दिन अभी तक दिख नहीं रहा। लेकिन एक स्टॉक देखिए जहां जबरदस्त एक्शन है और हम कह भी रहे थे इस पर नजर होनी चाहिए, ऑयल एंड गैस स्पेस में ओएनजीसी पर। आप देखिए, डेज हाई पर कारोबार कर रहा है, नीचे खुला और उसके बाद अब मजबूती की तरफ ये बढ़ रहा है। ऑयल इंडिया देखिए, यहां पर कल देर रात दरअसल जो हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है इन पूरे सेक्टर के लिए। 6% कच्चा तेल आपने कब बढ़ते हुए देखा था पिछले कुछ दिनों में? अच्छी खासा प्रेशर यहां पर बन रहा था। ये बताइए आदित्य, ओएनजीसी में किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं इस समय और ये क्या और ऊपर जा सकता है? वेल बिल्कुल मीन्स ओएनजीसी देखें तो काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है। 265 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लास्ट 3-4 दिन में अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। आज अर्ली मॉर्निंग में हमने देखा है कि 2% से इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, जो कि लॉन्ग साइड में है। तो यहां से 295 तक के लेवल हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म में ओएनजीसी दिखा सकता है। करंट लेवल्स भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। 277 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में लॉन्ग बना सकते हैं विद इमीडिएट टारगेट ऑफ 295। ओके, तो ये है हेमंत, जो स्टॉक आप बार बार जिक्र करते हो ना, वहां पे अभी भी शॉर्ट्स बनना मतलब रुक ही नहीं रहे, बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। 6% नीचे वो तो ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखिए हर रोज बढ़ रहा है। अच्छा, हर रोज ओपन, आज 16% 17% बढ़ा हुआ, तो बढ़ रहा है मतलब क्या है? जैसे आज कल जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा जी, ठीक है, उसके बाद उस बड़े ओपन इंटरेस्ट पे नया ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या शॉर्ट्स बन रहे हैं काउंटर पे। 17% ओपन इंटरेस्ट आज सुबह सुबह। अच्छा, डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है फ्यूचर, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोग कितने बेरिश हो रहे हैं। पीसी जो आज टीम में था शामिल पिछले कई दिनों से, इसलिए कंसिस्टेंट प्लेयर है रहा है ये, तो आज मिस कर दिया 6% का रिटर्न, नहीं तो टीम में आता था। ये बढ़िया एक हो सकता था, बट एनीवे इतने दिनों में काफी बेहतरीन रिटर्न इसमें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फार्मा शेयर जो नहीं चल रहे ना, और जो दबाव बना रहे, क्योंकि लुपिन सप्लाई जैसे शेयर जो निफ्टी के स्टॉक है, अगर ये कमजोर है, लुपिन 3% नीचे है, ये समझ में कम आ रहा है कि ये स्टॉक्स इतनी तेजी से क्यों गिरते हुए दिख रहे हैं। चलिए, लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स में रिकवरी है, ये संकेत साफ दिख रहा है। तो ऐसे में कोई एफएमसीजी स्टॉक शॉर्ट करना हो ऊपर के लेवल पर, किरण आपकी लिस्ट में क्या होगा? एफएमसीजी में ऐसे कोई खास दिखाई नहीं देता है। दिखाई तो पेज इंडस्ट्रीज में ही कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है, उधर थोड़ी सी वीकनेस है, पर वॉल्यूम्स के चलते शॉर्ट पोजीशन इन लेवल पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में ही रहेगा एफएमसीजी बेस में। आज जो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे स्टॉक्स, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ये कमजोर है, एचडीएफसी बैंक ये कमजोर है, एक्सिस बैंक यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, और
अगर ये ऐसा ही 5-7 मिनट और रहा ना, तो बैंक निफ्टी जो है वो हरे निशान से लाल निशान में आने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में गिरावट देखने को इस समय साफ तौर पर मिल रही है। तो ये एक और कमजोर बात भारतीय बाजारों की। उससे पहले मिड कैप इंडेक्स हरे निशान से लाल में आने की तैयारी में किसी भी वक्त आएगा, मतलब लगभग आ चुका है। चलिए इस नोट पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक में जाने से पहले हमारे एक्सपर्ट से लेंगे विदा। अमरीश, किरण, आदित्य, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ जुड़कर आज पहला सौदा में स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। हालांकि 1000 शेयर मजबूत है और 500 ही कमजोर है, लेकिन वो अंदर से मजबूती दिख नहीं रही है। बाजार की डर है कि ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पा रहे। लेंगे एक ब्रेक, और ऐसे में ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे फंड मैनेजर से उनकी स्ट्रेटेजी पर। वो इस तरह के बाजार को कैसे देख रहे हैं, इतनी बड़े जो घटनाक्रम चल रही है उसका क्या असर बाजार पर, इकोनॉमी पर पड़ेगा, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी नई दिल्ली से केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट रितु गंगराड़े अरोड़ा, इस छोटे से ब्रेक के बाद। हरे से लाल निशान में फिसलते हुए मिड कैप शेयर, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप शेयरों में भी मेरे ख्याल से नुकसान बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, तो मजबूत शुरुआत के बाद सेंसेक्स निफ्टी मुश्किल से हरे निशान में है, 18 अंक ऊपर है निफ्टी, और सेंसेक्स 85 अंक ऊपर है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% मजबूत, लेकिन तेजी रुकी नहीं। 1.5% की जो तेजी थी, आप देखिए मिड कैप इंडेक्स 1.5% मजबूत होने के बाद 1/4% कमजोर है। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट हो चुका, तो कल के लेवल के आसपास आते हुए दिख रही है ये दो बड़े इंडेक्स इस वक्त। तो पहली उछाल में हुई है बिकवाली, लेकिन चलिए आगे बाजार का और इकोनॉमी का डायरेक्शन क्या रहेगा ये जानना बेहद अहम है, खासतौर से जब इतनी बड़ी इवेंट्स हो रही हैं ग्लोबली भी और हमारे यहाँ लोकल भी। कोशिश करते हैं जानने की। हमारे साथ केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की रितु गंगराड़े अरोड़ा डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट हमारे साथ जुड़ रही है। रितु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो इसी बात पर मैं आपको पूछूं कि ये जो नोट बैन का मामला है, इसका क्या असर आप पड़ते हुए देख रही हैं इकोनॉमी पर, कंजम्पशन पर और फिर बाजारों पर? अभी मुझे लगता है काफी अनिश्चितता है, किसी को समझ नहीं आ रहा, थोड़ी अफरा तफरी भी है, क्योंकि जो लोग हैं पैसा एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लंबी लाइनें हैं, कंजम्पशन पर असर दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म पर इसका क्या असर होगा, किन सेक्टर्स पे, मुझे लगता है इसका आंकलन अभी लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत साफ है कि लॉन्ग टर्म में इसका देश को फायदा ही होना चाहिए, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो ब्लैक मनी इकोनॉमी पे जो कंट्रोल आएगा GST के तहत, जब सब कुछ ज्यादा साफ सुथरा हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी साफ नजर दिखता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा। बट अगले कुछ महीनों में ये किस तरह से प्ले आउट होता है, किन सेक्टर्स पे बिजनेस इम्पैक्ट आता है, इसका आंकलन लगा रहे हैं। बट जहां पे भी कैश इकोनॉमी चलती थी और जहां पर भी एक फील गुड फैक्टर से कंजम्पशन आता था, उन सेक्टर्स पर मुझे लगता है दबाव बना रहेगा, और जो कि हम देख भी रहे हैं। तो जी अक्टूबर से लेकर देखिए अब तक FIs लगातार बिकवाली करने के मोड में है भारतीय बाजारों में, और पिछले 4 दिनों में तो बिकवाली का सिलसिला और हावी होता हुआ दिख रहा है। 6,600 करोड़ रुपए के आसपास कैश मार्केट में उन्होंने बिकवाली करी है। इवन कल DIS के आंकड़े ने भी थोड़ा सा ट्रेडर्स को चिंता में डाला है। ये बताइए, घरेलू संस्थागत निवेशक ऐसे समय में क्या उनके पास इतना पैसा है कि वो खरीदारी करेंगे, और FIs की बिकवाली को आप किस तरह से रीड कर रही हैं? FIs की बिकवाली में बहुत मुझे आश्चर्य नहीं है, जो कि अब एक सत्ता का चेंज हो रहा है US में, ट्रम्प जी जीते हैं, और उसके साथ जो US इंटरेस्ट रेट स्पाइक हुए हैं, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है तो एक बहुत शार्प स्पाइक आया है वहां पे यील्ड्स में। जब भी ये होता है और जब भी फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक की भी चिंताएं बढ़ती हैं, तब इंडियन मार्केट से और सभी इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होता ही है। तो मुझे लगता है अगले कुछ हफ्ते और महीने, दिसंबर के अंत तक, जब तक फेड की एक्शन पे क्लैरिटी नहीं आती, अगले साल की कमेंट्री नहीं आती, ये शायद चलता रहेगा। FIs विड्रॉल मोड में रहेंगे। अनसर्टेनिटी भी मार्केट के लिए कभी अच्छी नहीं होती है, और इसका प्रभाव दिख ही रहा है। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज तो हैं ही, और डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज ने चिंताओं को और बढ़ा दिया है।
तीसरा मुद्दा जो है, ग्लोबली आप देखेंगे बहुत शार्प करेंसी मूवमेंट हो रहा है। इंडियन करेंसी अगेन बहुत तेजी से नहीं बदली है, थोड़ा डेप्रिसिएशन है, बट जो FIIs हैं वो क्रॉस करेंसी मूवमेंट से भी इम्पैक्ट होते हैं। तो FIIs के मद्देनजर अगर आप देखते हैं तो उनके लिए तो काफी सारी चिंताएं हैं। एक राइजिंग यील्ड्स हैं यूएस की, क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट है और अनसर्टेनिटी भी है। तो ये शायद रवैया कुछ समय और चले। ऐसे में जो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्या ठीक समय है पैसा लगा लेने का, या फिर अभी इंतजार करें, जल्दबाजी न करें, अगले 2, 4, 6 महीने मौका मिलेगा, हो सकता है निचले स्तर भी मिले, आराम से खरीदें? क्या कहेंगे आप? मैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, काफी पॉजिटिव हूं इंडियन इकोनॉमी के लिए, बट अगले कुछ हफ्ते और हो सकता है महीना भर ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। एक टाइम करेक्शन की हम बात कर रहे थे, बट अब तो हम एक्चुअल करेक्शन देख रहे हैं। इस महीने भी करीब 6% मार्केट डाउन है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, मार्केट को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट है बहुत शार्प है। तो निवेश एक लार्जर मार्केट डायरेक्शन को लॉन्ग टर्म पॉजिटिव को देखकर ना करते हुए थोड़ा सा पॉज करके एक रीवैल्यूएट करना चाहिए कि ये चेंज्ड इकोनॉमिक एंड वर्ल्ड डायनामिक्स एनवायरनमेंट में कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखकर सोच समझ कर निवेश करें। बैंक्स पर आपका व्यू जानना चाहता हूं, खासतौर पर सरकारी बैंक्स पर, क्योंकि जब से ये अनिश्चितता भरा माहौल रहा है तब से बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया है और सरकारी बैंकों ने ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। क्या आपको लगता है कि अगर खरीदारी करनी हो तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा रिटर्न कमाकर दे सकता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए मुझे लगता है 2 चीजें पॉजिटिव हैं। एक तो जो NPA का साइकिल था वो कुछ थम गया है, कुछ एसेट्स लिक्विडेट हुई हैं, थोड़ा सा राहत वहां दिख रही है और कुछ रिजल्ट्स में भी राहत दिखी है। इसके अलावा जो डीमोनेटाइजेशन हो रहा है उससे कासा पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सभी बैंक्स में काफी अच्छा कासा इंप्रूवमेंट है, कलेक्शंस हो रहे हैं और ये शायद बना रहेगा। इसके मद्देनजर डिपॉजिट रेट्स भी कम हो रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग बैंक्स के लिए कम होगी और ये बात साफ है कि PSU बैंक्स को अधिक फायदा होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले। तो PSU बैंक्स में जो एक इंटरेस्ट है वो बनता है। मुझे PSU बैंक्स अभी भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर हैं, तो PSU बैंक्स में निवेश डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगता है, बट पेशेंस रखना होगा क्योंकि कहना बहुत मुश्किल है कि अगले कुछ हफ्तों में किस तरह की वॉलेटिलिटी हम मार्केट में देखेंगे। बट लंबे निवेश के हिसाब से PSU बैंक्स को अगले कुछ हफ्तों में सिस्टमैटिक रूप में खरीदा जा सकता है। एक और सेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, IT। एक और जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब का डर है और ग्रोथ कम होने के गाइडेंस कंपनियों की तरफ से भी आए। आज भी नेस्कॉम की तरफ से IT सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान लगाया जाएगा अगले साल के लिए, और दूसरी तरफ शेयर पिटा के अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। ऋतु जी, तो क्या किया जाए? खरीदने का मौका है या थोड़ा और इंतजार किया जाए? IT सेक्टर्स मुझे बहुत पसंद नहीं रहा है। कुछ समय से पहले बहुत अच्छा निवेश रहता था मेरा, और ज्यादातर चिंताएं मुझे जो है वो जो वॉल्यूम्स में हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, जो एक बिजनेस मॉडल में ग्लोबल शिफ्ट देख रहे हैं और जिसके लिए हमारी IT कंपनीज को भी तैयारी करनी है, वो चिंताएं अधिक है। क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट रहेगा, काफी शार्प करेंसी मूवमेंट है, तो मैं IT सेक्टर्स में बहुत जल्दी निवेश नहीं करना चाहूंगी। हाँ, ये जरूर लगता है कि अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में कंजम्पशन में स्ट्रेस आ रहा है तो फार्मा IT सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, पर मुझे लगता है क्योंकि फंडामेंटल्स अभी IT सेक्टर के बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए बहुत बड़ा निवेश बहुत जल्दी में मैं नहीं करना चाहूंगी। एक सेक्टर जिस पर सभी लोग ओवरवेट हो गए थे और वो सही भी था, माफ कीजिएगा, वो था NBFC। ये बताइए, अब क्या NBFCs में मुनाफा जिसको हो रहा है वसूल लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से पूरा समीकरण बदला, ये जो नोट बदली का सिलसिला शुरू हुआ, आप लोग कुछ कह रहे हैं कि SKS माइक्रो फाइनेंस जैसी NBFCs को मुश्किल आ सकती है। कई NBFCs देखिए, मुथूट, लंबी लिस्ट है। NBFCs को अब आप किस तरह से देख रहे हैं? गिरावट में खरीदारी करेंगे या एक बार मुनाफा वसूलना सही है? NBFCs डेफिनेटली बहुत आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा और अब तेजी से गिरा भी है। मुझे लगता है हर NBFC का जो मोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है वो अलग होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले कुछ महीने और क्वार्टर्स इनके लिए मुश्किल वाले रहेंगे। जो कंफ्यूजन है, जो डिफिकल्टीज हैं, वो सबसे ज्यादा ये फेस करेंगे। तो अगले कुछ महीने इनके लिए मुश्किल जनक हैं, मुश्किल देंगे। लॉन्ग टर्म कैसे होगा, हर कंपनी का आंकलन करना पड़ेगा, पैसा भी बन सकता है। बट अभी मुझे लगता है अगर नया निवेश करना है तो थोड़ा रुककर सोच समझकर ही एनबीएफसी में करना चाहिए। जहां तक प्रॉफिट टेकिंग की बात है, शायद वो प्रॉफिट ज्यादातर निवेशकों के लिए कुछ हद तक उड़ गया होगा, बट हर कंपनी का अलग रहेगा। जैसे आपने कुछ कंपनियों के नाम लिए, सबके फंडामेंटल्स और इम्पैक्ट बहुत अलग है मोनेटाइजेशन का। थोड़ा सा पेचीदा सेक्टर रहेगा नए निवेश के लिए। सीमेंट ये एक सेक्टर जो बड़ा अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा ऋतु जी अब तक, लेकिन ये नोट बैन के बाद इन पर भी बड़ी मार पड़ी कि लोगों को लग रहा है कि खर्चा कम होगा, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नेगेटिव है, तो फिर सीमेंट के लिए भी नेगेटिव है। एक तो ये व्यू हो गया। दूसरा ये कि अगर सरकार बड़ा टैक्स ले पाएगी, यस आरबीआई की बैलेंस शीट से ये कम हो जाएंगे काफी कुछ नोट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा बढ़ाने की ताकत भी आएगी सरकार को। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए, सीमेंट शेयरों में निवेश अभी किया जाए, इंतजार किया जाए, कैसे देख रहे हैं आप? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जहाँ रियल एस्टेट सबसे ज्यादा गिरा हुआ सेक्टर है और ये समझ में आता है ऐसा क्यों, यहाँ पे काफी कुछ ब्लैक मनी का भी खेल रहा है इन पास। तो ये सेक्टर में क्लीन अप की बहुत जरूरत थी, जो कि होगी, और इससे सीमेंट और सभी एसोसिएटेड सेक्टर्स पर इम्पैक्ट रहेगा। पर मैं आपसे सहमत हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग मुझे लगता है सरकार के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी करने की। फिस्कल बहुत अच्छा सशक्त दिखेगा इस साल। जो हम चिंता कर रहे थे कि 60 से अधिक % स्पेंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं फर्स्ट हाफ में, वो चिंताएं अब नहीं रहेंगी। आरबीआई स्ट्रांग है, करेंसी स्ट्रांग है, रिजर्व स्ट्रांग है, तो फिस्कल स्पेंडिंग की डेफिनेटली बात बनती है। अगर आप ग्लोबली भी देखें तो एक फिस्कल स्पेंडिंग की बात हो रही है, क्योंकि मॉनेटरी मैकेनिज्म से रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी को, और भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी है, और मुझे लगता है अभी बैलेंस शीट उसका मौका भी देगी। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि सरकार इस मौके का पूरा फायदा उठाकर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करेगी, और डेफिनेटली सीमेंट और वो सभी सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपगुड से एसोसिएटेड हैं, उनमें हमें अच्छे नंबर्स अगले कुछ महीनों में, अचानक तो होता नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, बट अगले कुछ महीनों में इनमें सुधार दिखना चाहिए और ये अच्छे सेक्टर्स होंगे। बिल्कुल। तो ये राय इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, आईटी और बैंकिंग शेयरों पर ऋतु जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी आपका, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार, इकोनॉमी और सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। तो चलिए, बाजार में शुरुआत तो दमदार की, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसल गए। सेंसेक्स निफ्टी जरूर हरे निशान में, लेकिन मिड कैप शेयर और बैंकिंग शेयरों पर दबाव बरकरार है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के उस पार प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगे और देखिए कच्चे तेल में जिस तरह से 6% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, आज घरेलू बाजार में कच्चे तेल पर रहेगी सबकी नजर। इस नोट पर हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।